Good morning to you. I shall Pramod Shankar Gupta, Department of Applied Science and Humanities, United College of Engineering Management. Dear student, welcome to you again in Applied Mechanics class. Today, I discuss with you our next topic of Applied Mechanics, which is center of gravity or centroid. Dear students, आज हम आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रॉइड का बेसिक कॉन्सेप्ट या बेसिक आइडिया आपको बताएंगे कि कैसे किसी बॉडी का या किसी प्लेन फिगर के सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्टडी करते हैं, या किसी बॉडी का या किसी प्लेन फिगर की कैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप निकालते हैं। जैसा आप लोग जानते हैं डियर स्टूडेंट्स कि अर्थ अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से सभी वस्तुओं को अपने केंद्र की तरफ खींचती है, ये सबको पता होगा। तो यहाँ हम मान लिया, लेट अस सपोज दैट इज अ बॉडी व्हिच हैव टोटल मास कैपिटल एम। अगर इस बॉडी का संपूर्ण मास कितना हो, कैपिटल एम हो, इस बॉडी का संपूर्ण वेट कितना हो जाएगा, डब्ल्यू। आपको पता है कि वेट बराबर क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। तो अगर मास पता है तो स्मॉल जी का मल्टीप्लाई कर देंगे, इस बॉडी का होल वेट आपको पता हो जाएगा। अब यहाँ पे हम ये अज्यूम करते हैं कि इफ दिस बॉडी इज कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, अगर यह बॉडी छोटे छोटे असंख्य कणों से मिल करके बना हो, और उन असंख्य कणों का अगर द्रव्यमान मान लो उसमें से एक कण का द्रव्यमान यहाँ पे m1 हो, दूसरा कण यहाँ पे हो उसका द्रव्यमान m2 हो, तीसरा कण यहाँ पे हो उसका द्रव्यमान m3 एंड सो ऑन, तो इन सभी स्मॉल कणों का वेट कितना हो जाएगा, W1 इसका हो जाएगा। मतलब इस कण का वेट अगर देखना चाहें तो आप W1 मान सकते हैं। इसका क्या एज्यूम कर लेंगे, W2, और इसका क्या एज्यूम कर लेंगे, W2 एंड सो ऑन। अब आप जानते हैं कि अर्थ अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से सभी कणों को अपने केंद्र की तरफ खींचती है। तो यह अर्थ, अगर यहाँ पे हमने मान लिया लेट अस सपोज दैट इज अ अर्थ, अगर इसको हम अपने से अर्थ मान लें, ये गोला रूप में अर्थ हो, और इस गोले का ये, इस अर्थ का ये अगर केंद्र हो, तो यह अर्थ अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से इन सभी कणों को अपनी तरफ क्या करेगी, खींचेगी। इस तरीके से सभी को अपने केंद्र की तरफ क्या करेगी, ये खींचेगी, सभी पार्टिकल्स को अपने केंद्र की तरफ खींचेगी। और आपको एक बात और पता है कि इस बॉडी के आकार की अपेक्षा इस अर्थ का आकार क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। तो अगर बॉडी अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से इस कणों को खींच रही है अपने केंद्र की तरफ, और इस बॉडी की डिस्टेंस इस अर्थ के सेंटर से क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि इसका अगर आकार बहुत बड़ा है, इसका मतलब बॉडी की डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ अर्थ क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। और इस डिस्टेंस को ज्यादा होने की वजह से ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स आप देख रहे हैं अर्थ के द्वारा लगाए गए पार्टिकल्स पर, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स आप देख रहे हैं, इनकी डिस्टेंस भी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। मतलब इस ग्रेविटेशनल फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन, मतलब इन खिंचाव बलों की क्रिया रेखाएं क्या होंगी, बहुत दूर होंगी। और दूरी अधिक होने के कारण इन बलों को हम इस तरीके से न दिखा करके कुछ इस तरीके से दिखाते हैं कि ये आपस में एक पैरेलल फोर्स की तरह दिखते हैं। मतलब ये सभी बल फिर इस तरीके से आपको दिख रहे हैं, इस तरीके से ये एक लाइक पैरेलल फोर्स की भांति आपको दिखेंगे। इन सभी बलों का डायरेक्शन किधर होगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एक लाइक पैरेलल फोर्स है जिनका डायरेक्शन पृथ्वी के केंद्र की तरफ है या सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ है। तो इन सभी बलों का एक रिजल्टेंट होना चाहिए। अगर इन सभी बलों का अगर हम रिजल्टेंट पता करें, तो जो रिजल्टेंट इन सब का होगा वही इस पूरे बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ अगर हम मान लें कि इन सभी समदिश समांतर बलों का अगर परिणामी यहाँ पे लाई कर रहा हो, और इस रिजल्टेंट, ये लाइन रिजल्टेंट फोर्स को अगर रिप्रेजेंट कर रही हो, तो यह रिजल्टेंट फोर्स इन सभी कणों के भार बलों के योग के बराबर होना चाहिए।
अगर इस रिजल्टेंट फोर्स को हम कैपिटल W से दिखा रहे हैं यहाँ पे, तो यह W इसके फोर्स मतलब W1 के बराबर प्लस इसके फोर्स के बराबर W2 प्लस इसके फोर्स के बराबर प्लस इसके फोर्स के बराबर एंड सो ऑन। मतलब यह W बराबर होगा इन सभी कणों के भार बलों के योग के बराबर, दैट इज कैपिटल W इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। और यह रिजल्टेंट फोर्स की जो एक्शन ऑफ लाइन है, ये पिंड के जिस बिंदु से पास होगा वही उस पिंड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। तो मतलब अगर यहाँ पे हम इसको रिजल्टेंट फोर्स माना, और यह रिजल्टेंट फोर्स इस बॉडी के किस पॉइंट से पास हो रहा है, कैपिटल G पॉइंट से पास हो रहा है, और यह लाइन इस रिजल्टेंट फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन या क्रिया रेखा होगी, और यह परिणामी बल की जो क्रिया रेखा पिंड के जिस पॉइंट से पास हो रहा है वही उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी। तो अगर आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डिफिनेशन बतानी हो तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी बॉडी का वह पॉइंट होता है जहां पर कि सभी भार बलों के योग के बराबर होना चाहिए उसका भार। तो यहाँ हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डिफिनेशन बताया कि द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी में बी डिफाइंड एज द पॉइंट वेयर द होल वेट ऑफ द बॉडी कैन बी कंसंट्रेटेड या एज्यूम। तो यहाँ पे अगर ये बॉडी है तो इस बॉडी का संपूर्ण वेट जिस पॉइंट पे कार्य करेगा वही उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, और इसको हम कैपिटल G के रूप में आपको रिप्रेजेंट करते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहाँ तक हमको आशा करते हैं कि आप इसको क्लियर समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम आपको बताना चाह रहे हैं सेंट्रॉयड। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारी हेडिंग हो रही है सेंट्रॉयड। सेंट्रॉयड समझने के लिए आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि सेंट्रॉयड बेटा ऐसे प्लेन फिगर का आप निकालेंगे जिसके मास को ज्ञात न किया जा सके, या ऐसा प्लेन फिगर जिसका मास न पता हो या जिसका मास न ज्ञात किया जा सके, उस प्लेन फिगर का ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी न निकाल करके क्या ज्ञात करते हैं, सेंट्रॉयड। और सेंट्रॉयड पता करने के लिए आपको पहले सेंटर ऑफ एरिया का कंसेप्ट जानना होगा। सेंटर ऑफ एरिया का कंसेप्ट जानने के लिए हम यहाँ पे बाय डायग्राम आपको रिप्रेजेंट या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। लेट अस सपोज दैट इज अ रेक्टेंगल। अगर इसको हम एक आयत मान लें और इस आयत का अगर संपूर्ण एरिया इस साइडेड लाइन के रूप में आपको दिखा रहा हूँ, दैट इज अ होल एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। ये क्या हो गया, पूरे रेक्टेंगल का, पूरे आयत का ये क्या है, एरिया हो गया, एरिया को रिप्रेजेंट करता है। अब यह संपूर्ण एरिया इस आयत के जिस पॉइंट पे या जिस बिंदु पे केंद्रित होगा वही इस रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ एरिया होगा। मतलब इस आयत का संपूर्ण क्षेत्रफल इस आयत के जिस बिंदु पे कार्य करेगा वही इसका सेंटर ऑफ एरिया होगा। तो सेंटर ऑफ एरिया is a point where the whole area of the plane figure should be concentrated। अब यहाँ पे हमने बताया सेंट्रॉयड समझने का मतलब हो गया, सेंट्रॉयड आप ऐसे प्लेन फिगर का निकाल सकते हैं जो ट्रायंगल के रूप में हो, स्क्वायर के रूप में हो, रेक्टेंगल के रूप में हो, ट्रेपेजियम के रूप में हो, सर्किल के रूप में हो, टी सेक्शन मतलब इसका टी शेप हो, आई शेप होना चाहिए, आई सेक्शन के रूप में, एल सेक्शन में होना चाहिए, सी चैनल के रूप में होना चाहिए, चैनल के रूप में होना चाहिए, सी सेक्शन चैनल मतलब सी सेक्शन, जेड सेक्शन मतलब जेड के शेप में होना चाहिए। इन सभी प्लेन फिगर में अगर आप देखें तो उसका मास नहीं ज्ञात किया जा सकेगा, बल्कि क्या ज्ञात किया जा सकेगा, इनका एरिया ज्ञात किया जा सकेगा या वॉल्यूम। और अगर इनका एरिया और वॉल्यूम ज्ञात कर रहे हैं तो उस प्लेन फिगर का सेंटर ऑफ एरिया और सेंटर ऑफ वॉल्यूम निकाल लीजिए। जो इसका सेंटर ऑफ एरिया या सेंटर ऑफ वॉल्यूम होगा उसी को हम आसानी से बोलेंगे क्या, सेंट्रॉयड। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम आपको सेंट्रॉयड के डिफिनेशन क्लियर कर दिए हैं। नेक्स्ट लाइन हमारी दिख रही है, डिफरेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंट्रॉयड। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रॉयड का डिफरेंस अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए जिस भी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप निकाल रहे हैं उसका वेट या मास जरूर पता होगा, और उस बॉडी का संपूर्ण मास या संपूर्ण वेट जिस पॉइंट पे कार्य करेगा वही उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी।
लेकिन अगर किसी प्लेन फिगर का सेंट्रॉइड आपको निकालना है तो सेंट्रॉइड का मतलब ही हो गया, सेंट्रॉइड का नाम अगर आ रहा है तो आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि सेंट्रॉइड मीन्स उस प्लेन फिगर का या उस ऑब्जेक्ट का मास नहीं ज्ञात किया जा सकेगा, बल्कि उसका क्या आप ज्ञात करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे या उसका क्या निकालेंगे, एरिया। जब वॉल्यूम और एरिया पता हो जाएगा तो उस एरिया का सेंटर ऑफ एरिया और उस वॉल्यूम का सेंटर ऑफ वॉल्यूम आप पता करेंगे। जो उसका सेंटर ऑफ एरिया सेंटर ऑफ वॉल्यूम होगा वही उसकी सेंटर ऑफ सेंट्रॉइड हो जाएगा। तो यहाँ हमने लिखा हुआ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इज अ पॉइंट वेयर होल वेट ऑफ द बॉडी इज एज्यूम टू एक्ट। हाउएवर सेंट्रॉइड ऑफ एरिया इज अ पॉइंट वेयर होल एरिया ऑफ अ फिगर इज एज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंट्रॉइड। नेक्स्ट we are clear here center of gravity of symmetrical solid bodies। यहाँ हम आपको कुछ सिमेट्रिकल सॉलिड बॉडीज या प्लेन फिगर आपको दिखा रहे हैं, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे लाई करेगा उसको हम बाई फिगर आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट लिखा हुआ है बॉडी दैट इज सिलेंडर। अगर बॉडी हमारी सिलेंडर शेप में हो तो उसका वॉल्यूम आपको पता क्या होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर एच होना चाहिए। उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे लाई करेगी, मतलब उस सिलेंडर के एक्सेस पे ही लाई करेगी। जो सिलेंडर होगा उसका जो एक्सेस होगा उसी एक्सेस के बाहु सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगी। उसको फिगर 1.1 नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको दिखाएंगे। अगर कोई बॉडी हमारा स्फीयर शेप में हो तो उसका वॉल्यूम आपको पता है 4π/3 आई आर क्यूब होता है। और इस स्फीयर की सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर लाई करती है, एट सेंटर ऑफ द डायमीटर, मतलब डायमीटर के केंद्र पे लाई करता है। उसको नेक्स्ट फिगर 1.2 में हम आपको दिखाए हैं। अगर कोई हेमिस्फीयर हो, अर्धगोला हो, तो उसका वॉल्यूम होता है 2/3πr³ और उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर लाई करती है, एट 3r/8 डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल। मतलब जो हेमिस्फीयर होगा उसका जो सेंटर ऑफ सर्किल होगा उसे 3r/8 डिस्टेंस आपको एक्सिस के अबाउट चलना होगा। उसको हम नेक्स्ट फिगर 1.3 में आपको दिखाए हैं। अगर कोई राइट सर्कुलर कोन होगा तो उसका वॉल्यूम आप लिखते हैं 1/3πr² और उसका आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना हो तो आप बोलेंगे एट h/4 डिस्टेंस फ्रॉम द बेस, मतलब बेस लाइन से ऑफ हाइट के अबाउट 1/4 डिस्टेंस आप चलेंगे, जहाँ पहुंचेंगे वही उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा। तो यहाँ हम नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको ये दिखा रहे हैं, लेट अस सपोज दैट इज अ सिलेंडर। ये सिलेंडर किसके अबाउट लाई कर रहे हैं, वाई एक्सिस। तो अगर इस सिलेंडर को हम एक्सिस के अबाउट दिखाना चाहें तो लेट अस सपोज दैट इज एक्स एक्सिस और ये कितना होगा उसका बेटा, वाई एक्सिस। ये लाइन इसकी वाई एक्सिस है। अब इस सिलेंडर को देखा जाए बेटा, ये सिलेंडर एक ऐसा ड्रा है जिसका रेडियस स्मॉल है, पूरी हाइट कितनी है ये, और यह सिलेंडर किस एक्सिस के अबाउट लाई कर रही, वाई एक्सिस के अबाउट। तो यहाँ आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताने से पहले या निकालने से पहले, समझाने से पहले एक पॉइंट मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ कि कोई भी प्लेन फिगर हो, अगर वो एक्स एक्सिस के अबाउट लाई कर रहा हो और उस एक्स एक्सिस के अबाउट उस प्लेन फिगर को कट कर दिया जाए और दो बराबर भागों में वो बट जाए, तो उस प्लेन फिगर की सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा उसी एक्सिस पे लाई करेगी, मतलब एक्स एक्सिस। इसी प्रकार अगर कोई प्लेन फिगर ऐसा हो जो वाई एक्सिस के अबाउट लाई कर रहा हो और वाई एक्सिस के अबाउट उसको अगर कट कर दिया जाए तो वह दो बराबर भागों में बट जाए, तो उस प्लेन फिगर की सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाई एक्सिस के अबाउट लाई करेगी। तो यहाँ पे हम इस डायग्राम में आपको बता रहे हैं, लेट अस सपोज दैट इज अ सिलेंडर व्हिच इज लाई अबाउट द वाई एक्सिस। ये इसका वाई एक्सिस होगा और ये इसका क्या होगा, एक्स एक्सिस होगा। तो ये सिलेंडर अगर वाई एक्सिस के अबाउट लाई कर रहा है, वाई एक्सिस के अबाउट इस सिलेंडर को अगर कट कर दिया जाए तो ये दो बराबर भागों में क्या हो जाएगा, बट जाएगा। इसका मतलब इस सिलेंडर की सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसके अबाउट लाई करेगी, वाई एक्सिस। तो कोई कंफ्यूजन नहीं, ये श्योर हो गए आप कि इस सिलेंडर की सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसके अबाउट लाई करेगी, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के अबाउट इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं लाई करेगी। तो वाई एक्सिस के अबाउट अगर इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगी तो वाई एक्सिस के अबाउट इस सिलेंडर को अगर आप देखेंगे तो पूरी हाइट कितनी है, कैपिटल एच या स्मॉल एच यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पूरी हाइट का जो हाफ कर दें, जो पॉइंट आपको मिलेगा वही उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी। तो यह पॉइंट जी जो आपको दिख रहा है दैट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस सिलेंडर व्हिच इज सिचुएटेड एट द बेस लाइन ऑफ
h/2 बेस लाइन से कितने डिस्टेंस पे, h/2 डिस्टेंस पे लाई करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम आपको फिगर जो दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं स्फीयर का। यहाँ एक स्फीयर दिखाया। इस स्फीयर में अगर हम देखें तो यहाँ पे ये y एक्सेस वाली लाइन होगी, ये लाइन कैसी होगी, y एक्सेस वाली लाइन होगी, और ये लाइन कैसी होगी, x एक्सेस वाली लाइन होगी। यहाँ हम देखें कि यह प्लेन फिगर ऐसा है कि जो x एक्सेस के बाद भी अगर कट कर दें तो ऊपर और नीचे देखा जाए टॉप और बॉटम दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा, और y एक्सेस के बाद भी अगर इसको कट कर दें तो ये भी दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा। इसका मतलब हो गया इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी x एक्सेस और y एक्सेस दोनों के बाद भी आप निकाल सकते हैं। तो अगर x एक्सेस के बाद आप निकालेंगे तो x एक्सेस के बाद आप निकालने का मतलब यहाँ से फिर आपको ज्योमेट्री ड्रा करना होगा। ये y एक्सेस, ये क्या हो गया, x एक्सेस। तो x एक्सेस से कितने डिस्टेंस पे, स्मॉल r, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप चलेंगे, त्रिज्या के बराबर आप चलेंगे, जो डिस्टेंस आएगा वह इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगी अबाउट x एक्सेस। तो x एक्सेस के अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस पूरे स्फीयर की त्रिज्या बराबर x बराबर r हो जाएगा। इसी प्रकार y एक्सेस के अबाउट अगर निकालना हो तो ये y एक्सेस हो गया। अब यहाँ पे x एक्सेस और ये क्या हो गया, y एक्सेस। y एक्सेस के अबाउट अगर आपको निकालना हो तो y एक्सेस के अबाउट अब यहाँ ओरिजिन से आप यहाँ तक चलेंगे, ये जो डिस्टेंस होगा y एक्सेस के अबाउट वही इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डिस्टेंस होगी। ये भी डिस्टेंस कितनी होगी, स्मॉल r के बराबर। मतलब x एक्सेस और y एक्सेस सेम डिस्टेंस, मतलब त्रिज्या के बराबर आप डिस्टेंस चलेंगे तो इस स्फीयर की सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिलेगी, जिसको मैं यहाँ पे केंद्र के रूप में दिखाया हूँ। ये जो स्फीयर का केंद्र बिंदु होगा वही उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगी। थर्ड फिगर में यहाँ मैं आपको दिखाऊँ, एक हेमिस्फीयर लिया हूँ, सॉलिड हेमिस्फीयर। इसको प्लेस किया गया है x एक्सेस के अबाउट, ये x एक्सेस के अबाउट इसको ऐसे रख दिया गया है, और ये वाली लाइन है इस हेमिस्फीयर की y एक्सेस वाली लाइन। अब यहाँ देखा जाए तो ये हेमिस्फीयर अगर इस y एक्सेस के अबाउट कट कर दिया जाए तो ये दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा। तो आप श्योर हो जाएंगे कि हेमिस्फीयर की सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसके अबाउट लाई करेगी, y एक्सेस के अबाउट। x एक्सेस के अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी का यहाँ कोई कंसेप्ट नहीं होगा। तो y एक्सेस के अबाउट अगर इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगी तो इस हेमिस्फीयर का ये सेंटर बिंदु है, ये सेंटर बिंदु है, और इस हेमिस्फीयर की रेडियस कितनी है, स्मॉल r, यहाँ डायग्राम में दिखा हुआ है। तो इस सेंटर बिंदु से 3r/1 डिस्टेंस आप y एक्सेस के अबाउट चलें, जहाँ पे पहुंचेंगे वही इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी। तो यह पॉइंट G, दैट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ this hemisphere, which is situated at a distance of 3r/8 from this center point. That's okay. Next, यहाँ पे मैं आपको नेक्स्ट बता रहा हूँ राइट सर्कुलर कोन। यहाँ पे राइट सर्कुलर कोन एक डायग्राम में दिखा रहा हूँ मैं। यहाँ पे लेट अस सपोज दैट इज आल्सो x एक्सेस, यहाँ पर भी ये क्या होगा, x एक्सेस होगा। ये क्या होगा, यहाँ पे y एक्सेस होगा, ये y एक्सेस होगा इसका। अब यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि अगर कोन को, राइट सर्कुलर कोन को अगर आप y एक्सेस के अबाउट कट कर दें तो यह दो बराबर भागों में क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब इस राइट सर्कुलर कोन के भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसके अबाउट लाई करेगी, y एक्सेस के अबाउट लाई करेगी। x एक्सेस के अबाउट यहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कोई कंसेप्ट नहीं होगा। यहाँ आप देख रहे हैं साफ साफ कि ये राइट सर्कुलर कोन की रेडियस कितनी है, इस बेस लाइन या सरकमफरेंस की रेडियस कितनी है, कोन की रेडियस स्मॉल r, यहाँ स्मॉल r लिखा हुआ है। पूरे कोन की हाइट मैं यहाँ स्मॉल h के रूप में दिखाया हूँ। क्योंकि यह राइट सर्कुलर कोन y एक्सेस के अबाउट लाई कर रहा है, और इस राइट सर्कुलर कोन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसलिए किसके अबाउट होगी, y एक्सेस। तो y एक्सेस पे पूरी हाइट h है, तो उसका 1/4 डिस्टेंस आप जितना दूर चलेंगे वह उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगी। तो पूरे हाइट का 1/4 मतलब h/4 डिस्टेंस आप इस बेस लाइन से आप आगे बढ़ें, पहुंच जाएंगे इस पॉइंट पे, और यही पॉइंट G के रूप में जो मैं दिखाया हूँ वही इस राइट सर्कुलर कोन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी। डियर स्टूडेंट, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।